हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल थिंक ज्योग्राफी। दोस्तों, हमारी इस ऑफिशियल चैनल पे एक बार फिर से आपका हृदय से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, जो हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड है, यानी जो हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड है, आज उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हमने 2 वीडियोस बनाई थी, उसमें से हमने जो है आर के लिए जो पेपर फर्स्ट हमारा, उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड टेस्ट को कराया हुआ है। आप अगर वो वीडियोस नहीं देखें तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज एक एक करके हम आपको करा रहे हैं, जिससे कोई चीज़ छूट ना जाए। बेसिकली ये है जो प्रैक्टिस टेस्ट हम करा रहे हैं। अभी तो ये हिंदी के हैं, आगे सामान्य जो पेपर होने वाले हैं उनके भी टेस्ट हम लेकर उपस्थित होंगे। तो चलिए आज की टेस्ट का हम करते हैं आगाज, एक एक कर जो है। तो आज के पहले क्वेश्चन से हम करते हैं चर्चा। ठीक, ये पेपर जो ध्येय IAS एकेडमी है उसका पेपर्स है। ठीक, चूँकि हम पेपर्स को बहुत ज़्यादा टाइप करने में समय जा रहा है तो टाइप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपको वो पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं जो अच्छे कोचिंग्स, जिसको ध्येय IAS एकेडमी के अंतर्गत है, पेपर्स करा रहे हैं, वही पेपर्स हम आपको करवा रहे हैं अपने इस चैनल पर। तो चलिए आज का पहला सेशन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना। हमें शुद्ध वर्तनी कौन कौन, इसमें देखो 4 ऑप्शंस दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा शुद्ध है, ये हमें बताना है। तो आपको हम बता दें कि इन चारों ऑप्शंस में से बस आपको एक ऑप्शंस का चयन करना होता है और जो सही ऑप्शंस है उसका चयन आपको करना है। तो पहले का जो सही ऑप्शंस होगा वो क्या होगा, शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। तो यहाँ पर पूछा गया है द्वारिका, संग्रहित, संग्रहत, संग्रहित और संश्लिष्ट। ठीक, तो जो सही ऑप्शन वैसे हमारा होगा वो होगा बी, क्योंकि संग्रहित हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। वहीं हम बात करें अन्य शब्दों में, जैसे द्वारिका की जगह हम द्वारका लिखते हैं, द्वारका लिखते हैं। संग्रहित की जगह हम संग्रहित लिखते हैं, जैसे कि यहाँ इस तरह से हम लिखते हैं संग्रहित को। इसी तरह से बात करें संश्लिष्ट को, तो संश्लिष्ट को हम इस तरह से लिखते हैं, संश्लिष्ट लिखते हैं। ठीक है, ये बड़ा सा नहीं होता बल्कि खट्टी सा होता है। तो इस तरह से ये हमारा जो शुद्ध शब्द है वो है संग्रहित। ठीक, दूसरे शब्द पे बात, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से। चलिए हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, जिससे एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से देख पाए। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन एक अशुद्ध पूछा गया है यहाँ। पपीता एवं कलम क्या है, संज्ञा है। पपीता एवं कलम क्या है, संज्ञा है। तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, ये वाक्य बिल्कुल सही है। मैंने रामायण पढ़ी है, ये भी सही है। पति पत्नी आए हैं, ये भी सही है। तो यहाँ जो हमारा गलत ऑप्शन है, अशुद्ध शब्द जो वाक्य है वो है पपीता, पपीता एवं जो है कलम संज्ञा है। तो कैसा है, पपीता और कलम शब्द जो है ना वो एक संज्ञा है, तो यहाँ पर शब्द ऐड हो जाएगा। ठीक, पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है। तो इस तरह से अगर लिखा होता तो ये सही होता, जबकि इस तरह से यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए यह अशुद्ध वाक्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य का चयन यहाँ भी करना है। उनमें से पहला है, उस पर भारी संकट आ गया, आ पड़ा है, वह आटा गूंथ रही है, यह काम अच्छा बन पड़ा, प्याज कड़वा होता है। तो यहाँ पर जो थर्ड का राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, अशुद्ध। वह आटा गूंथ रही है, वह आटा गूंथ रही है, बल्कि इसका सही क्या होगा, यहाँ अशुद्ध, एक अशुद्ध वाक्य पूछा है तो शुद्ध क्या होगा। ठीक, शुद्ध क्या होगा, देखो गूथ रही लिखा है यहाँ, तो गूथ रही की जगह होगा हमारा गूंध रही है। ठीक, गूंध रही है।
ना कि गूंथ रही है। बल्कि हम कई बार कहते हैं ना आटा गूंथ रहे हैं, तो गूंथना नहीं होता बल्कि गूंदना होता है। ठीक है, गूंधना, गूंथ ध। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ शुद्ध पूछा गया है। ठीक, इत्र के भीतर सुगंध है, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य हमसे पूछा गया है। इत्र के भीतर सुगंध है। मोहन सारी रात भर जागता रहा। राधा रेल से लखनऊ जाएगी। अधजल मटकी छलकत जाए। अब यहाँ पर जो शुद्ध है वो क्या है? तो शुद्ध देखिए, जो हमारा राइट ऑप्शन होगा 4 का वो होगा सी, राधा रेल से लखनऊ जाएगी। जबकि पहला हमारा जो गलत है वो क्यों है? तो इत्र स्वयं एक लिक्विड होता है और लिक्विड जहां आए तो वहां में होता है। ठीक, इत्र के भीतर नहीं होना चाहिए, पहले इत्र में सुगंध होना चाहिए। ठीक, तो के भीतर की जगह इत्र में सुगंध होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया है। दूसरा, मोहन सारी रात भर जागता रहा। मोहन सारी रात भर जागता रहा। अब इसकी जगह जो शुद्ध होगा, सारी रात भर कोई शब्द नहीं होता तो सारी काट देंगे, बल्कि रात भर का मतलब ही पूरी रात होता है। तो मोहन रात भर जागता रहा होता अगर, तो ये भी सही होता हमारा। अध जल मटकी छलकत जाए की जगह होता है अट अध जल गगरी छलकत जाए। तो इस तरह से ये 4 ऑप्शंस हमारे क्या सही होगा ये हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध है? तो कौन सा एक शुद्ध है? स्मरण, श्रृंगार या प्रमाणिक या स्वतंत्र? तो स्वातंत्र्य, प्रमाणिक या जो है हमारा श्रृंगार या स्मरण। तो चारों में से जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन हमारा डी होगा, स्वतंत्र जो हमारा है वो शुद्ध है, बाकी जो है वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध कैसे हैं ये हम चर्चा कर रहेंगे अब इसमें। तो स्मरण, स्मरण ऐसे लिखा है, जबकि सही जो होता है स्मरण होता है। ठीक, इस तरह से होता है। श्रृंगार में हम जानते हैं कि हमेशा श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, और ये कई बार आपसे पूछा गया है एग्जाम्स में। प्रमाणिक की जगह होता है प्रामाणिक, ठीक है, ना कि प्रमाणिक। तो ये मात्रा शुद्धियां यहाँ हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखें। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? एक अशुद्ध पूछा गया है। तो प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्या है? प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये छठे का जो हमारा है अशुद्ध पूछा गया है। अपने पराये की भावना बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, बिल्कुल सही है। आपकी महती कृपा होगी, ये भी सही है। तो गलत क्या है हमारा? गलत है ऑप्शन ए। क्यों गलत है अब ये हम देखेंगे। तो यहां कह रहा है स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो स्वयं लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आत्मनिर्भर का अर्थ ही होता है कि स्वयं। आत्मनिर्भर का अर्थ ही होता है स्वयं। तो प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए ही शब्द जो है हमारा वाक्य जो है ये सही होता अगर ऐसा लिखा होता। तो स्वयं यहाँ नहीं होता तो ये भी शुद्ध होता। ठीक, और हमसे पूछा गया था कि अशुद्ध कौन है, तो इसलिए स्वयं की वजह से ये जो हमारा
वाक्य है वो अशुद्ध है। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो मूर्धन्य लिखा है, मूर्धन्य लिखा है, मूर्धर्य, फिर मूर्धन्य, फिर मूर्धन्य, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है, तो इस पर जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा बी होगा, इसका सही है मूर्धन्य। ठीक है, बाकी सभी हमारे जो है यहाँ पर गलत है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, वो पूछा गया कौन सा शब्द शुद्ध है। तो श्रीयुत या कृशांगिनी या मंत्रिमंडल या दृष्टव्य, तो कौन सा शब्द जो है शुद्ध है ये पूछा गया है हमसे। तो शुद्ध शब्द यहाँ दृष्टव्य होता है। ठीक, बाकी सभी शब्द जो है यहाँ अशुद्ध लिखे गए हैं। अब अशुद्ध शब्दों को हम शुद्ध कैसे लिखेंगे, चलिए इन्हें देखते हैं। तो श्रीयुत में जो है केवल ता में अगर हलंत लगा दे तो श्रीयुत भी सही है। कृषांगिनी में होता है कृषांगी, ना कि कृषांगिनी, ऐसे होता है कृषांगी। ठीक, क्या होता है, कृषांगी। मंत्रिमंडल में होता है छोटी की मात्रा, मंत्रिमंडल होता है, ना कि मंत्रिमंडल। ठीक है, तो आप याद रखें मंत्रिमंडल होता। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा। किसी आदमी को भेज दो, थोड़ी देर बाद वे वापस आए, चरखा चलाना चाहिए। तो यहाँ पर 9 की जो राइट ऑप्शन होगा, अशुद्ध वाक्य होगा, वो हमारा ए है। इस बात को कहने में किसी को संकोच क्या है, ना होगा की जगह नहीं होगा। ठीक, कोई बात है उसको कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ऐसा वाक्य होना चाहिए था, जबकि यहाँ ना केवल लिखा है, इसलिए ये गलत है। बाकी सभी ऑप्शन हमारे सही हैं, यानी सभी वाक्य शुद्ध हैं। इसके बाद नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यहाँ भी पूछा गया है। तो अध्यात्म, दरिद्रता, सुपड़खा या आविष्कार, आविष्कार लिखा गया है। तो यहाँ पर जो 10 का राइट ऑप्शन होगा, अशुद्ध पूछा है तो यहाँ पर सही है दारिद्रता। तो इसका जो शुद्ध होगा वो क्या होगा, दारिद्रता की जगह बल्कि क्या लिखा जाता है, दरिद्रता। यानी ता पर जो मात्रा लगा है वो नहीं लगा होता, बल्कि ये मात्रा कट होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे, क्या, दरिद्रता। तो ये हमारा शुद्ध होता। बाकी सभी अध्यात्म सही है, सुपड़खा भी सही है, आविष्कार भी सही है। ठीक है, आविष्कार भी हमारा सही है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, जो हमारा प्रश्न नंबर 11 है, और यहाँ हम देखेंगे विलोम शब्द। अब यहाँ से 10 शब्द, अभी 10 प्रश्नों की चर्चा हमने की, जिनमें 10 प्रश्न हमारे जो थे वो शुद्ध वर्तनी, जो वर्तनी शुद्धता से था उनसे रिलेटेड थे। अब इसके बाद जो हमारे हैं वो सभी जो है विलोम से 10 प्रश्न हैं इन पेपर्स में। तो सभी खंडों से 10-10 करके प्रश्न आए हैं, लिए गए हैं। तो इस तरह से कुल 60 प्रश्नों की श्रृंखला है ये, यानी एक टेस्ट पेपर है जो हमारे आरओ के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, विलोम युग्मों में एक त्रुटि हमें ढूंढना है, इसमें कौन सा विलोम यानी सही किसका नहीं है। उद्गम का विलय, अनुलोम का प्रतिलोम, घोष का सघोष, झंकृत का स्तंभ। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर जो है गलत है, ये हमें बताना है। यहाँ त्रुटि किस विकल्प में है,
यानी प्रश्न नंबर 11 का जो हमारा कह रहा है, ठीक, वो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, घोष का सघोष दिया गया है, जो कि परस्पर क्या है, एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक। इसलिए ये प्रश्न हमारा यहाँ सॉरी, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक। बल्कि घोष का हम क्या कहते हैं, घोष को हम अघोष कह सकते हैं, घोष को हम अघोष कहते हैं, या इसी को निर्घोष कह सकते हैं। इसका जो विलोम होता है निर्घोष, ठीक। तो इस तरह से ये प्रश्न है। बाकी उद्गम का विलय होता है, अनुलोम का प्रतिलोम होता है, झंकृत का स्तंभ होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर की बात करेंगे अब। घटक का विलोम क्या होता है? तो घटक का विलोम हमें बताना है क्या होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, देखते हैं। पिटक होगा, समुदाय होगा, पुंज होगा या घोटक होगा। तो वे इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, यानी समुदाय। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, यानी प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है? तो अधिकृत का सही विलोम है अनाधिकृत या अनधिकृत या प्राधिकृत या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही विलोम है ये हमें जानना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, अधिकृत जैसे लिखा है तो उसका जो विलोम होगा केवल हम लगा देंगे आ उसके आगे, तो हो जाएगा अनधिकृत, ठीक। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है ग्रथित का विलोम क्या होगा? ग्रथित का विलोम क्या होगा? कुंठित होगा, अग्रथित होगा या ग्रसित होगा या विकीर्ण होगा। तो राइट ऑप्शन 14 में से हमारा क्या है? तो 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, विकीर्ण। ग्रथित का विलोम विकीर्ण होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, हमने कई सारी वीडियोस में जो है आपको बहुत सारे विलोम शब्दों की चर्चा की है। वैसे तो हमने एक विलोम का पूरा सेक्शन जो है आपने इस चैनल पे डाला हुआ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वहाँ देख लें। मोस्टली जो विलोम शब्द पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, हमने उससे जुड़े हुए वीडियोस को बनाया था। उन शब्दों को ले आए थे जो यहाँ हम देख पा रहे हैं। ये सारे शब्द उसमें इंक्लूडेड थे, तो आप वहाँ से अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार आप उस वीडियोस पर जाके देख लें, जिससे वहाँ से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर आप इन प्रैक्टिस को करें। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। यानी इनमें से जो 4 ऑप्शन है, चारों में से जो है एक सही है, बाकी सभी गलत है विलोम में, ठीक। तो ये जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 है, और इस प्रश्न नंबर 15 में जो सही है, उपमेय का उपमान, आवर्तक का अनावर्तक, नूतन का सनातन, प्रसारण का विस्तीर्ण। पूछा गया है कि कौन सा विलोम सही सुमेलित है, ठीक। सही सुमेलित है तो नीचे कूट भी दिया गया है सहायता में कि सही उत्तर कौन कौन से हैं। 1 2 सही है, या 1 2 4 सही है, या फिर जो है 3 4 सही, या उपरोक्त सभी सही हैं। तो क्या ऑप्शन सही है ये हमें जानना है 15 नंबर का। चलिए छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, जिससे ऑप्शन साथ साथ दिखाई दे, ठीक। तो अभी आपको ऑप्शन साथ साथ दिखाई दे रहा होगा। तो हम बात करेंगे जो हमारा सुमेलित है यहाँ, है ना, जो सही सुमेलित है विलोम शब्द में, वो हमारा 1 और 2 ऑप्शन सही है। उपमेय का उपमान होता है, आवर्तक का अनावर्तक होता है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। जबकि नूतन का जो होता है विलोम क्या होता है, सनातन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, नूतन का विलोम पुरातन होता है, ठीक है, पुरातन होता है। वहीं प्रसारण का विलोम जो होता है विस्तीर्ण की जगह विकीर्ण होता है। यानी कोई चीज प्रसार जब करे, ठीक है, प्रसारण, या इसी का विलोम हम कहेंगे प्रकीर्ण, ठीक। तो इस तरह से, अरे सॉरी फ्रेंड्स, प्रसारण का विलोम हम बता रहे हैं आपको।
तो प्रसारण का जो होता है, जैसे प्रसार होता है माने फैलाना, तो संकुचन इसका हो जाएगा, सॉरी संकुचन इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ चांचल्य, नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, चांचल्य का विलोम क्या होगा? हास्य होगा, चपल होगा, शांत होगा, स्थैर्य होगा। तो 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्थैर्य होगा, चांचल्य का स्थैर्य। ठीक। 17 नंबर प्रश्न की बात करें, उदात्त शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो उदात्त का धीरोदात्त या अनुदात्त या प्रखर या तीक्ष्ण। तो इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, अभी भी बात कर रहे हैं। तो इसका जो सही विलोम होगा उदात्त का, वो अनुदात्त होता है, अनुदात्त। ठीक। खेचर का विलोम क्या होगा? तो खेचर का भूचर होगा, नभचर होगा, जलचर होगा या उरग होगा। तो खेचर का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए सही है, खेचर का भूचर होता है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रसन्न शब्द का विलोम क्या होगा? अप्रसन्न, खिन्न या दुखी या उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शंस क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही है। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न भी हो सकता है, प्रसन्न का विलोम खिन्न भी होता है, प्रसन्न का विलोम दुखी भी होता है। ठीक है। इस तरह से ये सभी प्रसन्न के विलोम हो सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 हमारा कह रहा है कि विकास का विलोम क्या होगा? तो विकास का निकास होगा, समास होगा या उच्छ्वास होगा या ह्रास होगा। तो हमने पहले चर्चा की थी कि विकास का अर्थ जैसे हम यहाँ लेंगे, विकास मतलब वृद्धि हो रही, ग्रोथ हो रहा है, तो वहां पर लॉस होगा हमारा, जैसे जिसे हम ह्रास बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से बी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न करा, इनमें से कौन सा अशुद्ध पर्यायवाची शब्द है? अब देखिए 10 प्रश्न अभी हमने चर्चा किया था। इसके बाद अब हम जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों की चर्चा कर रहे हैं। तो गेह का पर्यायवाची निकेत, चतुर्भुज का सदानंद, विभाकर का राकापति या वसन का दुकुल। तो क्या यहाँ पर अशुद्ध पर्यायवाची पूछा, यानी 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। तो जो बी ऑप्शन है हमारा वो राइट ऑप्शन है, यानी बी जो हमारा है वो अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है? क्योंकि जो चतुर्भुज है और सदानंद है, ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, अलग अलग हैं। क्योंकि चतुर्भुज जो है विष्णु का पर्यायवाची होता है और सदानंद जो होता है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये जो है अशुद्ध है। ठीक है। बाकी गेह का निकेतन होता है, विभावर का राकापति कहते हैं, वसन दुकुल का पर्यायवाची होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ठीक, जैसे ये सब अभी एक चीज और है, गेह निकेतन ये सभी वैसे ना घर के पर्यायवाची, विभाकर राकापति ये सभी ना चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो वैसे पर्यायवाची की वीडियोस अभी हमने नहीं बनाई है, अब हम आपको ये प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हम 1 से 2 दिन में ये जो है पर्यायवाची भी लेकर आएंगे, उसकी भी वीडियोस जिसमें पूरे पर्यायवाची आपके जो एग्जाम्स में पूछे जाने हैं उन सभी के बिहाफ पे जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वही प्रश्नों का चयन होगा, यानी वही पर्यायवाची आपको बताए जाएंगे जो इनकी आने की संभावनाएं होंगी। वसन या दुकुल जो होता है ना, ये वस्त्र का पर्यायवाची है। तो इस तरह से ये हमें जानना था। अब हमें बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न की, निम्न में से कौन सा भौरा का पर्यायवाची नहीं है? भौरा का पर्यायवाची नहीं है तो सिल मुख या सिली मुख या पट पद या भृंग। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भौरे का पर्यायवाची नहीं है, यानी 3 तो है, उनमें से एक कोई जो है पर्यायवाची भौरे का नहीं है, वो तो किसी और का पर्यायवाची होगा। तो सिली, देखिए सिली मुख जो है ये तो पर्यायवाची होता है, लेकिन सिली मुख लिखा हुआ है तो ये तो भौरा का पर्यायवाची है, भृंग भी पर्यायवाची है, खट पद भी पर्यायवाची है, लेकिन सिलमुख जो होता है ये पर्यायवाची भौरे का नहीं होता, बल्कि किसका पर्यायवाची होता है? ये बाण का पर्यायवाची होता है। ठीक है। बस मात्रे का अंतर है, तो आप मात्रा को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि उससे भी पर्यायवाची जो है बदल जाता है। इसके अलावा
भौरे को हम सारंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सारंग भी कहते हैं। द्विज भी इसी की पर्यायवाची है। ठीक है, द्विज भी कह देते हैं। द्विरेफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विरेफ भी कहते हैं। इसी को हम जो है चंचरीक भी कहते हैं। तो इस तरह से ये सभी भौरे के पर्यायवाची हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न की है, ललना इसका पर्यायवाची है। तो पुत्र का, स्त्री का, चांद का या होठ का। ललना किसका पर्यायवाची है? ठीक है, तो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रश्न को गलत ही करेंगे 100%। ठीक, की बात अगर हम करें तो लगभग लगभग कैंडिडेट्स इस प्रश्न को गलत करेंगे। वो जो है ऑप्शंस को लगाकर आएंगे। ऑप्शन ए, चूंकि ललना कहेंगे, जैसे गांव में कहते हैं लल्ला इधर आओ, तो लोग वहां पर पुत्र लगा लेंगे, लेकिन ये पुत्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ललना जो पर्यायवाची होता है वो स्त्री का पर्यायवाची होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। इसके अलावा जो स्त्री के पर्यायवाची हैं उन पर्यायवाची में से कौन कौन से हैं, चलिए एक बार और देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। नारी भी कहते हैं, वनिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री को ही हम वनिता बोलते हैं, स्त्री को ही हम ललना कहते हैं, स्त्री को ही हम कांता बोलते हैं। ठीक, स्त्री को ही हम रमणी कहते हैं। तो ये सभी जो पर्यायवाची हैं हमारे स्त्री के पर्यायवाची हैं। ठीक, तो इन्हें आप ध्यान रखें। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा जो है 24 कह रहा है, शब्द पौलतस्य, पौल पौलस्तस्य जो है यहाँ है, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता? तो किसके लिए प्रयुक्त नहीं होता? ठीक, पॉल अस्त्य लिखा है यहाँ पर, कुबेर का, रावण का, चंद्रमा का या स्वर्ण का। तो 24 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी, यानी स्वर्ण का जो है पर्यायवाची है। ठीक है, हाँ, तो पूछा गया है किसका पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, ये बात है, तो स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची यह नहीं है, बल्कि अन्य जो शब्द हैं वो पर्यायवाची हैं। कुबेर है, रावण है, चंद्रमा है, ये सभी पर्यायवाची हैं। साथ ही साथ विभीषण भी कहते हैं इसी को, विभीषण। ठीक है, विभीषण। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे प्रश्न है 25 नंबर, इनमें से कौन सा एक मछली का पर्याय नहीं है? जल तोरी, धस, अंडभव या जलोदरी। तो कौन सा एक जो है पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन 25 का होगा डी, जलोदरी। जलोदरी जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, बल्कि बाकी सारे जो है मछली के पर्यायवाची हैं। जलोदरी भी कहते हैं, जल झस भी बोलते हैं या अंडभव भी बोलते हैं इसी को। और मछली के अन्य पर्यायवाची में बात अगर हम करें तो इसी को सफरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? सफरी कहते हैं। इसी को मत्स्य बोलते हैं, मत्स्य। ठीक, तो ये है, जबकि जलोदरी जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ये आपको जानना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 26। कह रहे निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्मों का एक सही सुमेलित हमें करना है। समुद्र का परावत, बलराम का सकर्षण, अग्नि का अनिल, विष्णु का मधुरिप। तो कौन सा पर्यायवाची यहाँ सही है ये पूछा गया है, यानी 3 जो है गलत है, 1 सही है। तो यहाँ पर 26 की जो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी होगा, विष्णु का मधुरिप जो है पर्यायवाची होता है। जबकि समुद्र का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची पारावार, पारावत नहीं होता, बल्कि क्या होता है? पारावर होता है। बलराम का पर्यायवाची की बात करें तो बलराम जो हमारा होता है उसका पर्यायवाची हमारा संकर्षण लिखा है, तो संकर्षण की जगह यहाँ पर छोटा सा होता है
ऐसे संकर्षण होता तो ये सही होता। ठीक, क्या होगा, यहाँ पर काट दें, ऐसे छोटा लिख दें तो संकर्षण होता है। और संकर्षण किसका होता है, तो संकर्षण जो होता है ना, इस तरह से अगर लिखा है तो ये इसका जब पर्यायवाची होता है वो विष्णु का पर्यायवाची होता है, इसका विष्णु का। इसके अलावा जो परावत होता है ना, परावत किसका पर्यायवाची होता है, तो परावत को कबूतर का पर्यायवाची बोलते हैं, कबूतर। अनिल, अग्नि, अग्नि को हम क्या कहते हैं, अग्नि को हम अनल कहते हैं। और अनिल को हम क्या कहते हैं, तो अनिल जो हमारा पर्यायवाची है वो किसका है, तो अनिल हमारा वायु का पर्यायवाची। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, और बहुत बारीकी से आपको इन प्रश्नों को करना है, बहुत ध्यान से, बिल्कुल। देखिए बारीक सा अंतर है, ता रा का अंतर है बस यहाँ पर, और यहाँ छोटे सा बड़ा सा का अंतर है। तो कई बार कंफ्यूजन इन चीज़ों में होगा, जिसके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न की। शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन हमें यहाँ करना है। तो डोंगी है, तरणी है, जलपात्र है, तनुजा है, दुहिता है, सुता है, पयोद है, वारिद है, नीरद है, सभी वर्ग शुद्ध हैं। तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डी हमारा, सभी वर्ग क्या है, शुद्ध है। ठीक, डोंगी, तरणी या जलपात्र ये सभी जो पर्यायवाची हैं नाव के पर्यायवाची हैं, या इसी को हम नौका बोलते हैं, नाव या नौका का पर्यायवाची है। साथ ही साथ तनुजा, दुहिता, सुता जो है ये पुत्री का पर्यायवाची है, पुत्री का पर्यायवाची है। वहीं पयोध, वारिद, नीरद जो है ये मेघ के पर्यायवाची है। ठीक, मेघ या बादल के पर्यायवाची, तो इन्हें आप याद रखें। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर 28 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची दृष्टि से सही नहीं है, तो कौन सा पर्यायवाची दृष्टिकोण से सही नहीं है। राइट ऑप्शन आपको बताना है, प्लवंग है, शाखामृग है, या कीश है, या बाहुक है, वाचा है, गिरी है, ब्राह्मी, विधात्री। सी में कह रहा है कि प्रभंजन, नभ प्राण, प्रकंपन, वात। फिर डी कह रहा है रतीश है, मनजात है, कपोत है, या रक्तलोचन है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, रतीश, मनजात, कपोत और रक्तलोचन जो है ये सभी जो हमारे पूछा गया है सही नहीं है। जी हाँ, तो इस तरह से सही नहीं ऑप्शंस में से हमारा ये होगा, क्योंकि कपोत और लक्ष्यलोचन जो है दूसरे किसी वर्ग के पर्यायवाची हैं, जबकि रतीश और मनजात जो हैं किसी अन्य के पर्यायवाची हैं। तो जैसे रतीश और मनजात जो है ना ये दोनों कामदेव के पर्यायवाची हैं, जबकि कपोत और रक्तलोचन जो है इसके पर्यायवाची नहीं है। वहीं प्लवंग, शाकमृग, कीस, बहुलक की बाहुक की बात करें तो ये जो है बंदर के पर्यायवाची होते हैं। तो इस तरह से वहीं बाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री की बात करें तो ये सरस्वती को कहते हैं। किसको कहते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची है। वहीं बात करें प्रभंजन, नभ प्राण, प्रकंपन, वात की बात करें तो ये सभी वायु के पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको जो है एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना होगा। अब इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 की। किसकी बात करेंगे, प्रश्न नंबर 29 की। 29 नंबर प्रश्न को चर्चा करने से पहले जैसे हमने कहा कि कपोत और रक्तलोचन जो है ये दोनों, कपोत कबूतर को कहते हैं, रक्तलोचन भी कबूतर को कहते हैं। तो ये जो है दोनों कबूतर के पर्यायवाची हैं, जबकि रतीश और मनजात जो है कामदेव का पर्यायवाची है। चलिए अब बात करेंगे 29 नंबर प्रश्न की। बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बसंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर मधुमास है, या हृदयंकर है, या कुसुमांकर है, कुसुमाकर, या ऋतुपति है। तो क्या राइट ऑप्शन है 29 का, तो 29 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी, जो हृदयंकर है।
वो बसंत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी बसंत के पर्यायवाची हैं। बसंत को मधुमास भी कहते हैं, बसंत को कुसुमाकर भी कहते हैं, बसंत को ऋतुपति भी कहा जाता है। ठीक है। और वहीं बात करें हृदयंकर को, तो हृदयंकर जो है पर्यायवाची इसका किसका, बसंत का नहीं है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हमारा होगा। तो नहीं पूछा गया है इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा एक भिन्न है। भिन्न पूछा गया है, वित्त, विभूति, द्रव्य, गाज। ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, पहले भी टेस्ट पेपर्स में ये प्रश्न आया था, आई होप। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा होगा डी, गाज हमारा जो है राइट ऑप्शन होगा। गाज क्या है, वृक्ष का पर्यायवाची है। बाकी सभी जो है वित्त, द्रव्य, विभूति जो है, ये सभी जो पर्यायवाची हैं, ये सभी धन है। वित्त को भी धन कहते हैं, धन के पर्यायवाची हैं। द्रव्य भी इसी को कहते हैं, विभूति भी इसी को कहते हैं। धन दौलत जो हमारे होते हैं, ये सभी एक दूसरे के आपस में पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 31 नंबर प्रश्न की, और यहाँ से शुरू होता है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हृदय का विदारण करने वाला है दृश्य क्या कहलाता है। एक शब्द की बात करें तो उसे हम हृदय सूलक कहते हैं, या हृदयांत कहते हैं, या हृदय विदारक बोलते हैं, या हृदय विनाशक बोलते हैं। तो 31 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हृदय विदारक बोलते हैं उसे। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है अनिवार्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा। जो निवारणीय, अनिवार्य जो निवारणीय हो, जिसका निवारण ना हो, जिसका निवारण कठिनता से हो, इनमें से कोई नहीं। तो अनिवार्य, अनिवार्य क्या है। ठीक है। तो अनिवार्य ऐसा वाक्य होता है जिसका कोई निवारण ना हो सके, यानी उसे करना ही होगा। तो कहते नहीं मैंडेटरी है भैया, इसका कोई ऑप्शन या कोई विकल्प नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33, कह रहे हैं कि स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना के लिए क्या कहते हैं। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अगर अपनी पूजा कराते हैं तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वो शब्द क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, जगत गुरु होगा, या गुरुमय होगा, या गुरुमंडम होगा। तो सही ऑप्शन हमारा बी है, गुरु, गुरुडम कहते हैं उसे, जो स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद अब प्रश्न नंबर हमारा 34 कह रहा है जो प्राप्त ना हो सके वाक्य खंड हेतु उचित शब्द क्या होगा। तो जो प्राप्त ही ना हो सके उसे हम अप्राप्त कहेंगे, या अप्राप्य कहेंगे, या प्राप्त कहेंगे, या अंकचन कहेंगे। तो जो प्राप्त ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे अप्राप्य, यानी जो प्राप्त ना हो सके। और जो प्राप्त ना हुआ हो उसे हम कहेंगे अप्राप्त। ठीक, अप्राप्त। जो प्राप्त ना हो सके कभी, यानी वो कभी प्राप्त नहीं होगा, तो वो अप्राप्य है कि होगा ही नहीं। और जो प्राप्त, अभी मान लो कोई किसी ने कहा कि आपका ऑर्डर मिला, तो आपने कहा अभी प्राप्त नहीं हुआ, तो अप्राप्त है, यानी कुछ जिसकी संभावना हो कि वो मिल जाएगा तो वो अप्राप्त होता है। और प्राप्त जो आपको मिल जाए वो प्राप्त होता है। और जिसके पास कुछ ना हो उसे हम अंकचन कहते हैं। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे हम अंकचन कहते हैं। तो इस तरह से अब हम प्रश्न बात करेंगे 35 की। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अप्रमेय जो नापा या तौला ना जा सके, जो प्रेम करने योग्य ना हो, जो प्राचीन हो, जो प्राण द्वारा जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा डी, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके वो अप्रमेय है। ठीक है, अप्रमाणित है, ऐसा हम कह सकते हैं ना कि भैया
इनका कोई प्रमाण नहीं है, यानी प्रमाण नहीं दिया जा सकता, सिद्ध ही नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 36 की बात करेंगे। पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। तो पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश है जिसका जन्म शरीर से हो, जिसका जन्म अंडे से हो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति या जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो। तो जो 36 का राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ए, जिसे हम कहते हैं, यानी जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज बोलते हैं, और जिसका जन्म अंडे से होता है उसे अंडज बोलते हैं। ठीक है। और कह रहा है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को हम प्रार्थी बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रार्थी। इसे हम अंडज कहते हैं, अंडज कहते हैं। और जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज। ठीक। जिसकी प्रार्थना पूरी की गई हो उसे हम पूर्ण काम बोलते हैं, पूर्ण काम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 37 की। जो अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छुक हो के लिए एक शब्द है। तो जो अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा रखता हो ऐसे व्यक्ति को जीजीविषु बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब हम बात करेंगे 38 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है, यानी सुमेलित नहीं है। 4 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। तो जो अवैध संतान हो उसे हम जारज कहते हैं। तो जो अवैध संतान हो उसे हम जारज कहते हैं। ठीक। 38 नंबर प्रश्न की बात हम कर रहे हैं। जी हाँ, जो अवैध संतान है ना उसे हम जारज कहते हैं, और जिसको गोद लिया गया, गोद लिए पुत्र को हम दत्तक पुत्र बोलते हैं। बिल्कुल सही है। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं, ये भी सही है। और जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ उसे शोषित नहीं कहते, बल्कि उसे क्या कहते हैं हम? ठीक। उसे हम अंत्यज बोलते हैं, अंत्यज बोलते हैं। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हो उसे अंत्यज कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 की। तो राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? अधिसूचना, अध्यादेश, अधिनियम या गजट? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो 39 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? तो ये होगा अध्यादेश, यानी राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को हम अध्यादेश बोलते हैं। इसके बाद प्रश्न 40 कह रहा है जो धरती फोड़कर जन्मता हो उस वाक्य के लिए क्या होता है? द्विज होता है, उद्भिज होता है, या स्वयंभू होता है, या भूमिज होता है? तो बिल्कुल जो है सरल प्रश्न है। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे हम उद्भिज बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। वहीं द्विज उस व्यक्ति को कहते हैं जो 2 बार जन्म लेता है। द्विज कहते हैं जो 2 बार जन्म ले, 2 बार जन्म ले उसे हम द्विज। और स्वयंभू कहते हैं उसे जो स्वयं से उत्पन्न होता है, स्वयं से उत्पन्न होने वाले को हम स्वयंभू कहते हैं। वहीं भूमिज किसे कहते हैं? जो व्यक्ति भूमि से जन्म होता है, यानी जिसका जन्म भूमि में जन्म लेने वाला, भूमि से जन्म लेने वाला। तो जो भूमि से जन्म लेता है उसे भूमिज, और जो स्वयं से उत्पन्न होता है उसे स्वयंभू, और जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज, और जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहा जाता है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 41 की।
ठीक। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहेड़ा का तत्सम है। बहेड़ा का तत्सम। अब तत्सम और तद्भव के 10 प्रश्न हम देखेंगे जल्दी जल्दी। चलिए, ठीक है। तो बहेड़ा का तत्सम क्या होगा, बहेड़ा का तत्सम क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी विभीतिक बोलते हैं बहेड़ा को। ठीक, विभीतिक कहते हैं बहेड़ा को, बस ये आप याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर जो है 42, यानी 42वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। उज्ज्वल, कंटक, मक्खी या श्रृंग। तो तत्सम शब्द पूछा है, नहीं है। कौन सा नहीं है, तो 42 का जो ऑप्शन होगा सी। ठीक, मक्खी एक क्या है, तद्भव शब्द है। कैसा है, तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम होता है मच्छिका। क्या होता है, मच्छिका। बाकी उज्ज्वल तत्सम है, कंटक भी तत्सम है और श्रृंग तो है ही है। ठीक है। अब जब हमने तत्सम पढ़ लिया तो लगे हाथ तद्भव भी पढ़ लेते हैं। तो उज्ज्वल का जो तद्भव होता है वो होता है उगना, सॉरी उद्भव, हम क्या बता रहे हैं। उज्ज्वल का तत्सम जो होता है वो होता है उजाला। उज्ज्वल है तो उजाला, कंटक है तो कांटा। ठीक, इसके बाद श्रृंग है तो सींग, सींग, सींग बोलते हैं ना, सींग। तो इस तरह से ये जो हमारे हैं राइट ऑप्शन, यहाँ पर हमने बी बताया, सॉरी सी बताया। इसके बाद प्रश्न नंबर 43 कह रहा है, यानी 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। जजमान, उद्गत, कैथा या औंधा। तो तत्सम पूछा गया है, तो तत्सम का जो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी होगा। ठीक, अब बात करेंगे बाकी सभी जो है यहाँ तद्भव शब्द हैं। तो उद्गत का तद्भव शब्द क्या होगा, तो उद्गत का तद्भव शब्द होता है उगना। ठीक, बाकी जजमान के तत्सम की अगर बात करें तो यह जजमान के तत्सम की बात करें तो इसे हम यज्ञमान बोलते हैं, यज्ञमान। वहीं कैथा की अगर बात करें तो कथित कथित क्या बोलते हैं, कपित कपित बोलते हैं। और औंधा का अगर बात करें तो औंधा का जो तत्सम होता है अवमूर्ध होता है। क्या होता है, अवमूर्ध होता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न 44 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है। तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध पूछा गया है। तो धुआं धुन है, भेड़िया भौरा है, केला नारियल है या हिरण घोटक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा 44 का जो राइट ऑप्शन है डी, हिरण का घोटक। ठीक है, नहीं होता, बल्कि क्या होता है, हिरण का घोटक नहीं होता बल्कि घोड़ा होता है। हिरण का घोड़ा होता है। घोटक एक जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, घोटक एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है घोड़ा। और हिरण का जो होता है हिरण, हिरण का बोलते हैं हिरण। क्या कहते हैं, हिरण। तो इसलिए जो है ये ऑप्शंस यहाँ पर गलत है। बाकी धुआं का धुन होता है। ठीक है, धुआं। अच्छा, तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध पूछा गया है ना, हाँ तो ठीक है, ये आप देख लीजिए, तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि ये तत्सम है, ये शब्द कैसा है, तत्सम है। बाकी सभी तद्भव शब्द थे। ठीक, खिचड़ी का तत्सम क्या होगा, तो खिचड़ी का तत्सम बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, 45 नंबर प्रश्न का, तो खिचड़ी का जो तत्सम होगा कृसर होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। 46 नंबर प्रश्न की बात करें तो एक तत्सम शब्द जानना है, उलूक है, ईट है, चबूतरा है, पुजारी है। तो 46 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, उलूक होगा।
47 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत है। तद्भव पहले है, फिर तत्सम है दूसरे पे, यानी एक तरफ तद्भव दूसरी तरफ तत्सम है। तो अहेर का आखेट, खुजली का खुर्स खर्ज दिया है, बालम का स्वामी लिखा है, सौरी का प्रसूति गृह लिखा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा 47 नंबर प्रश्न का। तो 47 नंबर प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी, बालम का स्वामी लिखा है। ठीक, जबकि बालम का क्या होता है, स्वामी नहीं होता बल्कि बालम का बल्लभ होता है। क्या होता है, बाल्लभ, वल्लभ, वल्लभ, वल्लभ। ठीक, बालम का वल्लभ होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर हमारा जो है क्या कह रहा है 48। उल्लास शब्द किसका तत्सम है। उल्लास किसका तत्सम है। उल्लास का, विलास का, हास्य का या रुदन का। तो उल्लास किसका तत्सम है। ठीक, 48 नंबर प्रश्न का। तो उल्लास जो है हुलास का तत्सम है। इसके बाद तद्भव, एक तद्भव शब्द ढूंढना है नेक्स्ट प्रश्न में 49 में। बीन, घटिका, यदा, छार। तो यहाँ पर 49 का सही क्या होगा, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बीन। बीन का क्या तत्सम होगा, बीन का तत्सम होता है वीणा। घटिका, घटिका एक क्या है, तद्भव शब्द है जिसका घटिका एक तत्सम शब्द है, ये तत्सम है। घटिका एक तत्सम है जिसका तद्भव होगा क्या होगा, घड़ी। घटिका का अर्थ होता है घड़ी। यदा भी एक तत्सम शब्द है और यदा का जो क्या होगा, यदा का जो तद्भव होगा वो होगा जब। वहीं छार की बात करें तो छार एक तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा वो होगा झील। छार का तद्भव झील। आखर शब्द तत्सम होगा, आखर शब्द का सही तत्सम क्या होगा। आखर, आखर ओखली कहते हैं, अक्षर कहते हैं या अद बोलते हैं या अम्ब बोलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो 50 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी आखर को हम अक्षर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, आक्षर बोलते हैं। इसके बाद 51 नंबर प्रश्न कह रहा है विशेष विशेषण से। ये 10 प्रश्न अब इसके बाद देखेंगे। ठीक, विशेष पद नहीं है तो कौन है, दानव है, प्रधान है, ध्वंस है या पहरा है। दानव, ध्वंस, प्रधान, दहरा। तो 51 नंबर प्रश्न की बात करें तो 51 नंबर प्रश्न में जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन होगा ए, दानव जो हमारा विशेष पद, विशेष पद नहीं है। ठीक, बाकी सभी विशेष पद के अंतर्गत आते हैं। तो दानव विशेष पद ना होके बल्कि क्या है, विशेषण है, एक विशेषण है। तो दानव का विशेष क्या होगा, दानव का विशेष होता है धनु। ठीक है, याद रखें आप। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 52 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। चौथा, तिगुना, दसो, दोहरा। ठीक, आवृत्तिवाचक पूछा जा रहा है तो आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी, तिगुना। ठीक, जैसे तिगुना, चौगुना, ये जो शब्द हैं हमारे, ये सभी आवृत्तिवाचक, 5 गुना, जो गुना वाले शब्द हैं, ठीक, वो सभी हमारे आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। बस आप इन्हें याद रखें। ठीक, 2 गुना, तिगुना, चौगुना, पंचगुना, 6 गुना, सगुना, जितने भी हैं। ठीक है, इसके बाद 53 नंबर प्रश्न का है इनमें से विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत कौन से है। पहले विशेष है फिर विशेषण है दूसरे पे। ठीक, तो तलब का तालिब, ढालना का ढलवा, दक्षत का दक्ष, पशु का पाश्विक। ठीक, तो यहाँ पूछा गया है कि क्या है विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है कौन सा एक। तो 53 नंबर प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा हमारा ए, तलब, ताल,
लिब लिखा हुआ है, तो तलब का तालिब ना होकर बल्कि तलब तो एक विशेष शब्द है ही, इसका विशेषण जो होता है ना वो तलबगार होता है, ना कि तालिब। क्या होता है? तलबगार। ठीक, बाकी सभी ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है, ये पूछा गया है। विशेषण शब्द नहीं, उपलब्धि है, उचित है, गार्हस्थ है। ठीक, गार्हस्थ है या कृषक है। तो विशेषण नहीं पूछा गया है कि कौन सा विशेषण नहीं है, तो 54 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ए, उपलब्धि। ठीक है, उपलब्धि क्या है? विशेषण ना हो के बल्कि क्या है? जो विशेष है। ठीक, विशेष शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में युग्म में से आपको ये सही कौन सा है? ये रहा विशेष विशेष में भौतिक, भूत, भव्य, भवन, भ्रष्ट या भ्रंश। तो राइट ऑप्शन 55 का क्या होगा? 55 का राइट ऑप्शन जो हमारा होगा डी, यानी सभी युग्म यहाँ पर सुमेलित हैं, सही है। इसके बाद अब प्रश्न नंबर हम बात करेंगे 56 की। निम्नलिखित में से कौन विशेष शब्द है? आकाश है, अधिकारी है, अंतरिक्ष है या आंतरिक है या विद्वान है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 56 का? 56 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए, आकाश जो हमारा है वो सही है। आकाश एक कैसा शब्द है? विशेष शब्द है, विशेष। बाकी सभी अधिकारी भी एक विशेषण है, आंतरिक भी एक विशेषण है, विद्वान भी एक विशेषण शब्द है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। तो आकाश का विशेषण क्या होगा? तो आकाश का विशेषण होगा आकाशीय। क्या होगा? आकाशीय। ठीक, आकाश का विशेषण जो होगा वो होगा आकाशीय। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 57 की। तो निम्नलिखित में से कौन परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाण, नया कपड़ा, प्रत्येक व्यक्ति, 1 दर्जन केला, 2 किलो आलू। अब परिमाणवाचक पूछ रहा है, तो परिमाणवाचक में क्या होता है? मेजरिंग होती है। तो ऐसे शब्द जब प्रमाणवाचक में पूछे, जैसे मान लो नया कपड़ा है, नया पुराना है, अच्छा बुरा है, ये सभी गुणवाचक होते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कैसा है? प्रत्येक व्यक्ति यानी एक एक की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ संख्या वाचक की बात कर रहे हैं, संख्या की। ठीक, 1 दर्जन, तो दर्जन में भी हम संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ भी। ठीक, वहीं 2 किलो आलू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक परिमाण है, परिमाणवाचक है। 1 लीटर तेल, 2 किलो आलू, 1 कुंटल धान। तो ये ऐसे जब आएंगे तो उसमें जो है परिमाणवाचक होगा। ठीक, नया पुराना, अच्छा बुरा, ये सब आएंगे तो गुणवाचक होंगे। ठीक, प्रत्येक, सभी ऐसे आएंगे तो संख्यावाचक होंगे। इसके बाद अब प्रश्न नंबर हम 58 की बात करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखते हैं किस में किया गया है। संध्या परिश्रमी युवती है या वह लड़की डॉक्टर भी है, राधा भली लड़की है या सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है। तो पूछा गया है क्रियावाचक विशेषण। तो 58 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी, यानी सफेद घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ना, दौड़ना एक क्या है? क्रिया है, और कैसे दौड़ रहा है? तेज। तो क्रिया विशेषण शब्द तेज होगा। ठीक, तो इसलिए आप जो है इसे याद रखेंगे। अब इसके बाद 59 कह रहा है अलंकार का विशेषण शब्द पद क्या होता है? अलंकारी होता है, अलंकृत होता है या अलंकृत होता है या कोई नहीं इनमें से। तो 59 का जो राइट ऑप्शन होगा वो अलंकृत होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न नंबर जो हमारा 60 है। निम्नलिखित युग्म में से एक विशेषण की
दृष्टि से अशुद्ध है उसे जानना है। तो 60 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, चैत का चित्र लिखा है, चैत का बल्कि चित्र की जगह क्या होगा है, ठीक, चैत चित्र, ये दोनों हमारे विशेष शब्द हैं। कैसे हैं? विशेष शब्द हैं, जबकि पूछा क्या गया है, विशेषण, ठीक, विशेषण। अब बात करें विशेषण की, तो चैत का जो विशेषण शब्द होता है वो चैती होता है, वहीं चित्र का जो विशेषण होता है चितेरा होता है, ठीक। बाकी सभी ऑप्शन एक दूसरे के सही है। आज्ञानी, आयुष्मान, जाग जादूगर, जागदर या जुदा या कौमी केवल, ये सारे सही हैं, जबकि एक ही इसमें से हमारा गलत था, ठीक। दोस्तों इस वीडियोस का ये लास्ट प्रश्न था। हमने इस वीडियोस में पूरे 60 प्रश्न हिंदी के किए और उनके साथ साथ एक एक करके सबके एक्सप्लेनेशन भी बताए। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से सुना होगा। अगर आपने ईमानदारी से इस सारी चीज़ों को सुना होगा तो आपको ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ याद हो गई होंगी। अगर नहीं भी होंगी तो एक बार आप वीडियोस को दोबारा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।